हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटेड गोल। फ्रेंड्स, जो अपना ये एग्ज़ाम है राजस्व लेखपाल का, तो इसमें जो ग्राम विकास है उसका जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इससे आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका हम आपको दिखाते हैं कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हमने पहले यहाँ पे रखा है। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी कंटेक्स्ट को थोड़ा और विस्तार देके हम आज का जो सेशन है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन एक था, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन थे 10%, 20%, 33%, 50%। और इसका जो सही ऑप्शन था वो था 33%। तो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए इसमें से सीटों में दिया गया है और ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत ये किया गया था। एक इसमें प्रश्न आया था कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन था पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। और इसका जो अपना आंसर था वो था पंचायत समिति। मतलब कि तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहा जाता है सरकारी निकायों को। एक अगला इसमें से प्रश्न था, ग्राम पंचायत में मतलब कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो जो पंच हैं वो कितने से कितने चुने जाते हैं, इसमें से अपने पास ऑप्शन था 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20 और नेक्स्ट ऑप्शन था इसका 5 से 9। तो इसका जो ऑप्शन था 20 सही था, मतलब कि 7 से 17 अगर वार्ड मेंबर अगर चुने जाएंगे तो कितने 7 से 17 के बीच में चुने जाएंगे। एक ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए एक में एक और प्रश्न था, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन थे 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसके लिए कितनी चाहिए आयु, 21 वर्ष चाहिए, अर्थात ऑप्शन ए सही था। मतलब कि अगर आपको प्रधान बनना है तो उसके लिए आपको कितनी आयु चाहिए, 21 वर्ष की आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए। और इसमें एक प्रश्न और आया था, देखिए भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा गया था और ये आंकड़ा बदलने वाला है। तो वर्तमान में भारत में ग्राम पंचायतों की अगर हम संख्या देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये 2,55,357। तो ये वर्तमान की है जनसंख्या, मतलब जो ग्राम पंचायतों की संख्या है। और इसका उत्तर प्रदेश में कितना होगा, ये सारी चीज़ें आगे हम क्रम बाई क्रम इसको देखते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न आए थे। और जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में भाग 9 में किया गया है। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें से पूरे 22 भाग हैं और इसमें से जो भाग 9 है वो ग्रामीण व्यवस्था के लिए काम करता है, ये ग्रामीण व्यवस्था के लिए है। इसके बाद भाग 9 का भी जोड़ा गया है और तो ये सारी जो व्यवस्था है इसके तहत की जाती है। तो 22 भागों में से ये भाग हमारा काम करता है। अब पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यक्रम है या जो ये सिस्टम है ये कैसे है, क्यों है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था इसलिए लाया गया ताकि जो हमारा ये लोकसभा राज्यसभा में कार्य होता है इसको हम नीचे स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नीचे स्तर पर लाएं और उसका कार्यान्वित करें, उसको क्रियान्वित करें। इसके लिए ये ग्राम पंचायत की व्यवस्था लागू की गई थी या इसके लिए ये ग्राम पंचायत बनाई गई थी। अब इसको ग्राम पंचायत की व्यवस्था तो इसका मतलब बहुत समय से चल रही थी, लेकिन उस जो व्यवस्था चल रही थी उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। तो इसके लिए ही एक 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये जो 73वां संविधान संशोधन है यही इसको संवैधानिक आधार प्रदान करता है और संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ में ये इसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे पे लाके रखता है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसको लाया गया तो वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का अगर हम संक्षिप्त इतिहास देखने की बात करें कि इसका इतिहास कैसा रहा, तो देखिए भारत में
पंचायती राज व्यवस्था का क्रम जो है वो आज से नहीं बल्कि ऋग्वैदिक काल से ही हमें देखने को मिलता है। कैसे? अगर हम ऋग्वेद में जाएं तो वहां पर हमें दो शब्द मिलते हैं, सभा और समिति। तो जो सभा और समिति हैं ये एक ऐसी मतलब संस्थाएं थी जिससे कि लोकतांत्रिक ढंग से लोग वहाँ पे काम कर सकें, वहाँ लोग अपनी बात रख सकते थे, उसके तहत बहुमत के हिसाब से काम होता था। तो ये सभा और समिति का उल्लेख पंचायती राज व्यवस्था का ही एक मूल रूप हम मान सकते हैं, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं। और ये जो सभा और समिति का जो उल्लेख है कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि सभा और समिति जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संस्थाएं थी, या फिर कहें कि एक लोकतांत्रिक से संबंधित, लोकतंत्र व्यवस्था से संबंधित जो समितियां थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। इसके बाद देखिए फिर अगर हम मौर्य काल में आते हैं या और कालों में आते हैं तो हमें पंचायती व्यवस्थाएं लगातार मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं कि चोल काल, अगर आप चोल काल पढ़ें इतिहास में, तो चोल काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ग्रामीण जो वहाँ पर व्यवस्था थी, ये पंचायती राज की जो व्यवस्था थी वहाँ पे चोल काल की सबसे बड़ी ये विशेषता मानी जाती है। वहाँ पर ग्राम इतने सुदृढ़ थे कि उनसे जो पूरे क्षेत्र का विकास था वो बहुत अच्छे से हो रहा था। और यहाँ पर देखिए चाणक्य ने भी जो अपना अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी उसने ग्रामीण को क्षेत्र को या फिर ग्राम को काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की थी ताकि वो अपनी व्यवस्था को स्वयं चला सकें। तो इस प्रकार से, और फिर देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद में चरणबद्ध ढंग से पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरह से इस व्यवस्था में परिवर्तन आया। तो जो पहला चरण है, तो पहला चरण माना जाता है कि 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ उससे लेके 1952-53 का जो अपना इतने टाइम का तक का जो ये अपना समय है, इसको माना जाता है कि ये टाइम प्रथम चरण के हिसाब से यहाँ पर काम किया है। अब देखिए एक चीज़ और, अपना जो नीति निदेशक तत्व हैं भारतीय संविधान में, जो नीति निदेशक तत्व हैं, तो नीति निदेशक तत्वों में जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य सरकार जो है वो ग्राम के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि वहाँ पे पंचायतों के हिसाब से काम हो सके। मतलब कि पंचायतों की स्थापना करने के लिए जो राज्य है वो कदम उठाएगा। और ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 40 में। और ये कहाँ पे है? नीति निदेशक तत्वों के हिसाब से है। तो इस प्रकार से देखिए इसका क्रम चलता है। और ये 1952 और 53, 1952, और देखिए इसमें कंटेंट लिखा तो फ्रेंड्स बहुत सारा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने आपको प्रश्न दिखाए अभी कि प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाता है, कैसा, और इस पूरे कंटेंट में जो महत्वपूर्ण है उसको मैं आइडेंटिफाई आपको कर रहा हूँ, बाकी कंटेंट उस तरह यूज का नहीं है, ठीक है। और देखिए सिलेबस भी मैंने दिखाया, प्रश्न दिखाया, और इसके बाद में उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि नया एग्जाम है जैसे, तो कुछ ना कुछ उसमें आगे की चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि 1952 और 53 में जमींदारी व्यवस्था जो थी इसको ख़त्म किया गया। और जमींदारी व्यवस्था ख़त्म करने के पश्चात में ग्राम समाज में जो व्यवस्थाएं थी उनको और सुदृढ़ किया गया, और इसमें से जो कृषि थी, खेत थे, उसको बांटने की मतलब व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। फिर दूसरा चरण जो है देखिए फ्रेंड्स, वो 53-54 से लेके 59-60 तक रहता है, 1959-60 तक रहता है। तो ये इसका दूसरा चरण रहता है। इसमें से खास जो है वो ये होता है देखिए कि 1955 के चुनाव के बाद में पंचायत अदालतों का नाम, ये पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण कर दिया गया था। तो जो पंचायत अदालतें थी उनको क्या कहा जाने लगा? न्याय पंचायत, ये उनका नामकरण कर दिया गया था। तो ये इसके दूसरे चरण में थोड़ी सी कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे चरण की, जो कि 60 मतलब 1960-61 से लेके 1971-72 तक चलता है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फ्रेंड्स एक बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1956 में, ठीक है, 1956 में एक समिति बनाई गई थी। वो कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति, और इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता जो थे, इनको ये काम सौंपा गया कि जो पंचायतों का सिस्टम हो वो कैसा हो। तो इन्होंने बताया था कि पंचायत सिस्टम त्रिस्तरीय होना चाहिए।
जो कि हमारे सिलेबस में सीधे सीधे कहता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय जो कहा वो बलवंत राय मेहता ने कहा। 1956 में ये समिति बनाई गई थी और इसी के तहत उन्होंने कहा कि एक ग्राम में होना चाहिए, फिर इसके बाद ब्लॉक स्तर पे होनी चाहिए, इसके बाद में जिला स्तर पे पंचायत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए चतुर्थ चरण इसका आता है तो 1972-73 से 1981-82 में आता है। इसमें थोड़ा सा ये किया गया था कि 30 अक्टूबर 1971 को विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार थोड़ा सा आया था। इसके बाद ये थोड़ा सा द्रुत मतलब तेज गति से ये काम करने के लिए तत्पर हुए थे। तो ये इसमें से थोड़ा सा हुआ था। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमने अभी देखा जो प्रश्न पूछा गया था पीछे, वो पूछा गया था कि ग्राम का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है या प्रधान बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि वहाँ पे 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि चुनावों में जो मतदाता हैं तो मतदाताओं के लिए पहले जो उम्र रखी गई थी वो 21 वर्ष रखी गई थी। मतलब अगर किसी को वोट करना है तो उसकी आयु मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए थी। लेकिन संविधान में संशोधन किया गया जो कहा जाता है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था फ्रेंड्स ये। और इस संविधान संशोधन के तहत एक बदलाव किया गया कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र 21 की जगह 18 यदि हो जाती है तब भी वो वोट करने के लायक हो जाता है। तो ये बदलाव किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में किया गया ये, तो 61वां संविधान संशोधन था और ये 1989 का टाइम था फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए 5वां चरण है जो कि 83 से 84 से 92-93 तक आता है। तो इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं और इसके बाद 6वां चरण आता है। फिर यहाँ पर देखिए जो हम एक चीज़ देखते हैं कि 6वें चरण में ही एक जो परिवर्तन होता है जो कि 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया जाता है। तो पहले ये हालांकि 72वां संविधान संशोधन था लेकिन फिर ये कन्वर्ट होकर 73वां बनता है और ये 1992 में आया। 1992 में ये जो संविधान संशोधन हुआ इसके तहत पूरा ये व्यवस्था जो मतलब अच्छे से बनाई गई और 24 अप्रैल 1993 कितना 24 अप्रैल 1993 को इस वाली व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिए कि पंचायती राज दिवस कब, तो आप यहाँ कहेंगे 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम था इसको पूरी तरह से कर दिया गया था, लागू किया गया था। तो ये फिर क्रम से इसको लागू किया गया और इसकी जो संरचना है वो पूरी तरह से बनी। इसमें से देखिए और क्या क्या किया गया, यही जो व्यवस्था है 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें कुछ काम किए गए। तो कुछ काम जो किए गए उनमें से हम थोड़ा मुख्य काम देख लेते हैं, जैसे कि पंचायतों का गठन एवं संरचना, कि गठन कैसा होगा, संरचना कैसी होगी। एक प्रधान चुना जाएगा, फिर और सदस्य चुने जा सकते हैं, वार्ड मेंबर चुने जा सकते हैं। और इसके साथ साथ में SC ST के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था इसी में 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था कर दी गई। पंचायतों का काल निश्चित किया गया कि भाई एक अगर पंचायत बनती है तो वो कितने समय तक कार्य करेगी, कितने समय बाद फिर वो निरस्त हो जाएगी, नई फिर गठन किया जाएगा। उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसके उत्तरदायित्व तो क्या होंगे, तो ये सारी व्यवस्था इसमें से की गई थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए जो हम चुनाव की जो सिस्टम है पूरा, तो चुनाव में एक तो हम देखते हैं कि केंद्र में एक मतलब कि निर्वाचन आयोग है और इसी प्रकार से राज्य में भी निर्वाचन आयोग होता है, ताकि वो ग्राम के जो चुनाव हैं ये सारी व्यवस्था उसमें से करने का उत्तरदायित्व तो इसी का होता है। तो ये सब काम इसके तहत होता है। फिर कहा गया कि भाई जो आबादी है, अगर किसी गांव की 1000 आबादी है तो उसको ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है, वहाँ पे एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की जा सकती है। और इसी प्रकार से
आरक्षण की व्यवस्था की पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण हो जाए, और महिलाओं के लिए 1/3 पद। ये देखिए वहाँ पर पूछा गया था कितना, 33% हमने आंसर देखिए दिया था वहाँ पर, है ना। अभी जो हमने देखा प्रश्न इसके पहले देखा था कि महिलाओं को आरक्षण कितना, तो 33%, तो इसकी व्यवस्था भी इसी में फ्रेंड्स की गई थी। और देखिए इसमें से क्या हुआ कि संविधान के राज्य के पंचायत राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा, अब देखिए हमारे इधर पर जो एक काम हुआ उत्तर प्रदेश में वो कैसा हुआ, तो प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का मतलब निर्वाचन यहाँ पर हुआ, या इसका काम यहाँ पर क्या हुआ, शुरू हुआ। अब देखिए जो वर्तमान में कार्यक्रम चलते हैं इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत, जो ग्राम के जो कार्य होते हैं, जो गांव के प्रधान के जो कार्य होते हैं, उनमें से क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्वच्छ भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम इसी के तहत आएगा। फिर अगर कोई पदाधिकारी कर्मियों का प्रशिक्षण और ये काम होता है तो भी किया जाएगा। वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान का जो हिसाब है वो होगा। इसके साथ साथ में जो और सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसके साथ में वो सब जारी की जाएंगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जो सीसी रोड, आरसीसी रोड पड़ता है, या फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स वाला जो काम होता है, तो ये भी काम जो है वो इसी मतलब कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ फिर देखिए जैसे भूख मुक्ति और जीवन गारंटी योजना है। अभी देखिए जो कार्यक्रम गांव में चलते हैं, अनाज वितरण के कार्यक्रम चलते हैं, तो वो सारे इसी के तहत क्या कर दिए जाते हैं, मतलब किए जाते हैं। फिर बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण हो भारत में, या फिर और अन्य कार्यक्रम जो भी चलते हैं सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, तो ये जो भी कार्यक्रम हैं इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की अंत्येष्टि स्थलों का जो जहाँ पे दाह संस्कार वगैरह होता है उनकी व्यवस्था भी करने का जो काम है वो सब इसी के तहत किया जाता है। पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग, अभी हमने देखा कि निर्वाचन आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया जा रहा है, और ये 1995 से बिल्कुल प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में जैसे हमने देखा है कि त्रिस्तरीय है, तो पहला मान लीजिए अगर टॉप से देखेंगे तो जिला स्तर पे जिला पंचायत हो गया, फिर क्षेत्र पंचायत हो गया, फिर ग्राम पंचायत हो गया। तो इस प्रकार से ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था यहाँ पर अभी भी लागू है। और देखिए बजट की व्यवस्था है, तो ये सारा बजट का प्रावधान भी इसी के तहत किया जाता है। फिर बजट का अनुमोदन किया जाता है। वर्तमान में देखें तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके तहत हम देखते हैं कि जो संख्या की अगर बात करें कि कितने मतलब यहाँ पर ग्राम हैं, तो उसकी वेबसाइट के हिसाब से अगर देखें तो 59,163 ग्राम पंचायत, 822 क्षेत्र पंचायत और 8135 न्याय पंचायत तथा 75 जिला पंचायत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जिला पंचायत है वो एक जिले में एक होती है, और हमें मालूम है कि भाई 75 जिला है तो कितना हो गया, 75 ही होंगी उसमें से, तो इस प्रकार से जिला पंचायत है। तो वर्तमान का ये, लेकिन यही अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग की वेबसाइट में अगर देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा से आंकड़े हमें इस प्रकार से मिलते हैं कि पंचायतों की जो संख्या है वो हो जाती है 58,398। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आप दोनों आंकड़े देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक वेबसाइट है, तो जैसे एक प्रश्न हमने वहाँ पर देखा था, तो इसमें से दोनों आंकड़े हमें याद करने पड़ेंगे, ये 59,163 और ये 58,398, और इनमें से हमें देखना होगा जो ऑप्शन उसमें से आएगा वही हम फिर करेंगे।
ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या प्रधान होता है, मतलब कि ग्राम पंचायत में जो टॉप पे होता है वो कौन है, प्रधान होता है। और इसके सहयोग के लिए सहयोग हेतु 11 सदस्य और भी यहाँ पर काम करते हैं। नगर निकाय 3 प्रकार के होते हैं जो नगरों में व्यवस्था होती है। अब देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि 2 संविधान संशोधन हुए थे। एक हुआ था 73वां संविधान संशोधन और एक हुआ था फ्रेंड्स 74वां संविधान संशोधन। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जो नगरीय व्यवस्था थी उसके लिए प्रावधान किए गए थे। जैसे 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम बनाया गया, इसी प्रकार से नगर निकायों के लिए भी व्यवस्था की गई थी। और नगर निकायों में भी 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए, जिसमें से नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। तो ये 3 प्रकार के कौन से, नगर निगम जो मतलब टॉप पे रहेगा, यानी कि बड़े ज़्यादा बड़े मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र जो होंगे वहाँ पर नगर निगम काम करेंगे। नगर पालिका परिषद जो उससे छोटे स्तर पर होंगे वहाँ पे काम करेंगे। और नगर पंचायत फिर सबसे निम्न स्तर पर यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि ये 74वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें से भाग 9 का जोड़ा गया। अभी हमने चर्चा की थी कि 22 भागों में से जो भाग 9 है वो पंचायती राज व्यवस्था का संस्थापक है, ये पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन उसमें है। और ये जो संविधान संशोधन 74वां किया गया तो इसमें से 9 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9 का। और भाग 9 का में ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो नगरों की व्यवस्था है इसका वर्णन किया गया है। और ये अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। मतलब कि ये जो नगरों की जो व्यवस्था है इसका अनुच्छेद के तहत अगर हम देखें तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 जेड जी तक इसकी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और इस प्रकार से देखिए, जो नगर निगम का एक मेयर होता है, एक उप मेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद इसमें से नामित होते हैं कि 3 प्रकार के सभासद इसमें रहेंगे और वो सारे काम करते हैं। एक व्यवस्था देखिए होती है फ्रेंड्स यहाँ पर कि अगर कोई चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद में 1-2 वर्ष तक का ऐसा होता है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, देखिए कि एक मतलब जैसे कि कोई चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में किसी को प्रधान बनाया गया या किसी को मान लीजिए कि नगर में किसी को मेयर बनाया गया। तो मेयर बनाने के बाद में अगर उसके खिलाफ मान लीजिए जो और सदस्य हैं वो मिलके ये कह दें कि नहीं भाई, अगर बहुमत के हिसाब से कि नहीं मतलब ये व्यक्ति ठीक नहीं है, या फिर ये कह दें कि संवैधानिक हिसाब से एक और अलग अलग से अगर व्यक्ति हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। 2 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया, इसके बाद में अगर वो पारित नहीं हो सका तो फिर इसके 2 वर्ष बाद तक फिर से उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई ताकि उनमें थोड़ा सा एक स्थायित्व रहे। स्थायित्व की वजह से ये इसमें किया गया था। और यहाँ पर देखिए राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो बनाया गया जिसके तहत काफ़ी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर करके 7 दिसंबर 1947 को ये राज्य वित्त आयोग बनाया गया। और ये राज्य वित्त आयोग के तहत ही काफ़ी आगे के काम किए गए। जैसे देखिए, प्रथम बार जैसे यहाँ पर पंचायती ये व्यवस्था जो की गई, इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1949 को यहाँ पर की गई। 47 को यहाँ पर साइन हुआ, फिर इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1949 को हुई। और इसके तहत ये भी बताया गया कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो 1000 की आबादी पर, हमने पहले भी देखा कि अगर 1000 की आबादी है तो वहाँ पर इस तरह से काम किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि देखिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु का व्यक्ति जो है वो मतदान कर सकता है, वोट डाल सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का है वो क्या कर सकता है कि चुनाव लड़ सकता है, वो प्रधान बन सकता है। और ग्राम का जो अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वो ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, मतलब कि सीधे सीधे वोट करके लोग उसको चुनते हैं
तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष वोटिंग कहलाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे हम जो राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ग्राम के प्रधान का चुनाव है तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि व्यक्ति सीधे वोट करता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो वार्ड मेंबर वगैरह हैं उनके लिए भी प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। और उप प्रधान का चुनाव जो होता है, तो उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगर उप प्रधान को अगर बनाना है, उप प्रधान रखना है, तो जो सदस्य चुने जाएंगे, वार्ड मेंबर चुने जाएंगे, वही लोग उसका चुनाव क्या होता है कि कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें से और जो तथ्य हैं उनको लेंगे। इसके साथ साथ में देखिए, हम कुछ प्रश्न भी लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो मेरा भी विश्वास है कि आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। और इस टॉपिक से आपने पिछले उसमें देखा कि 3 से 4 प्रश्न तो पक्का इसमें से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप तक देखा, लास्ट तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए इस चैनल पे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, और चैनल को में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।